सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विथ CSR। 100% फोकस रखना। रिसेंटली बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट हुए और जो जो बारीक बारीक बातें होती है ना, जनरली लोगों को नहीं समझ में आती है, तकलीफ जाती है। हम लोग उस ग्राउंड लेवल पे क्लियर करेंगे एक एक चीज़ों को, ठीक है। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा CSR का, एंड दैट इज इनफ। इसके बियॉन्ड आप एक्सपेक्ट भी मत करो कि एग्जामिनर बाहर जाके कैसे क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। चलो सबसे पहली बात आती है, CSR की लैंग्वेज पढ़ो तो बोलते हैं CSR एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी, चाहे वो होल्डिंग कंपनी हो, चाहे वो सब्सिडरी कंपनी हो, चाहे वो फॉरेन कंपनी क्यों ना हो, बराबर। उसका ब्रांच ऑफिस या प्रोजेक्ट ऑफिस इंडिया के अंदर। इसका मतलब क्या है, होल्डिंग को CSR एप्लीकेबल हो गया, इसका मतलब क्या, सब्सिडरी को भी CSR एप्लीकेबल हो गया, ऐसा हुआ क्या? नहीं। वी हैव टू सी इंडिविजुअली, होल्डिंग को एप्लीकेबल है कि नहीं है, सब्सिडरी को एप्लीकेबल है कि नहीं है। वी हैव टू सी इंडिविजुअली। ऐसा नहीं होता है एक को एप्लीकेबल होगा तो दूसरे को ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो गया, ऐसा नहीं होता है। द फर्स्ट पॉइंट क्लियर, ठीक है। एवरी कंपनी। अब CSR एप्लीकेबल कब हो जाएगा आपके ऊपर, तो बोले देखो, एक तो आपका क्या है, पिछले फाइनेंशियल, पिछले मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ उससे ज्यादा है, आपका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर आपका नेट प्रॉफिट जो एज पर सेक्शन 198 निकलता है 5 करोड़ या उससे ज्यादा है पिछले साल, तो इस साल आपको CSR एक्सपेंडिचर करना है, तो इस साल आपको CSR एप्लीकेबल होगा। समझ में आ रहा है? पहले यहाँ पे एक लाइन होती, प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर देखना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है। अब वो इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा, आपका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा, या आपका नेट प्रॉफिट जो एज पर सेक्शन 198 निकाला है वो 5 करोड़ या उससे ज्यादा होगा, तो आपको CSR एप्लीकेबल हो गया। कब? जिस साल में ये हुआ उस साल में, या उसके अगले साल में, उसके अगले साल में। समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने बताया था, नॉट इन द फाइनेंशियल ईयर कंडीशन सेटिस्फाइड, बट इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। समझ में आ रहा है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब CSR एप्लीकेबल हुआ क्या आपको? हो गया। CSR एप्लीकेबल होने के बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर करना क्या है ये तो बताओ, है ना। तो बोले 3 काम करना है। पहले तो CSR कमेटी बनाना है। दूसरी बात, CSR एक्टिविटी के ऊपर कुछ खर्चा करना है, एक्टिविटी शेड्यूल 7 के अंदर लिखी है। और CSR खर्चा करना है, CSR का एक्सपेंडिचर करना है, मतलब कमेटी बनाना है, कमेटी डिसाइड करेगी किस एक्टिविटी में खर्चा करना है और बाद में खर्चा करना है। CSR का लॉजिक क्या है? आप जितने भी बड़े बने हो बोले, मतलब देखो, आप इस लायक की कंपनी की आपका नेटवर्क 500 करोड़ के ऊपर जा रहा है, आप ऐसी कंपनी हो जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ के ऊपर है, या फिर आप ऐसी कंपनी हो जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ के ऊपर जा रहा है, तो आपको सोसाइटी के काफी रिसोर्सेस यूज किए, अब आपको सोसाइटी को रिवर्ट बैक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए आया CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है समझो। एक एग्जांपल दिया कि कंपनी का नेटवर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट आपके सामने, 499 करोड़, 999 करोड़, 4.99 करोड़। CSR इज नॉट हिट इन द ईयर 2021, ठीक है। 21-22 के अंदर 499, 500 करोड़ एक्सीडिंग बोला है, और 10 करोड़ मतलब 5 करोड़ से एक्सीड हो चुका है ना, क्या CSR एप्लीकेबल होगा? एनी वन ऑफ द कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। CSR क्या 2021-22 में एप्लीकेबल होगा या 22-23 में? 22-23 में एप्लीकेबल है। फ्रॉम विच ईयर CSR इज एप्लीकेबल? 20-21, 21-22 या 22-23? 22-23। ये बड़ा डाउट होता है बच्चों के दिमाग में, एप्लीकेबल ईयर क्या है, पैसा कब तक, सारी चीजें बहुत क्लियर होगी, ठीक है। आगे क्या बोला है सुनो। अब आपको बनाना है CSR कमेटी। आपने CSR कमेटी बनाया ना, आपने CSR कमेटी बनाया ना, तो बोले सर CSR कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करोगे, उसके अंदर कितने लोग होने चाहिए? बोले आपकी कंपनी में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल है, तो आपको कम से कम CSR कमेटी में 3 डायरेक्टर होने चाहिए, जिसमें से एक डायरेक्टर कंपलसरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। सर लेकिन मेरी कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉट रिक्वायर्ड, नॉट एप्लीकेबल। तो बोले कम से कम, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हट गया तो कितने रहते हैं? 2 डायरेक्टर ना, 2 डायरेक्टर आपकी कंपनी में होने चाहिए। क्लियर है? और क्या बोला है कि सर अगर फॉरेन कंपनी है, बराबर, जिसका ब्रांच ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस इंडिया के अंदर है, तो एटलीस्ट 2% आपके अंदर होने चाहिए CSR के अंदर, बराबर। इसमें से 1% कंपलसरी कौन होना चाहिए? जिसका आपने FC1 फॉर्म भरते हुए बताया था ना व्यक्ति, कि इससे कम्युनिकेट करना इंडिया के अंदर जो भी होगा, वो वाला होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कि सर हमने CSR कमेटी बनाई, क्या हमको ये रिपोर्ट करना है किसी को? हाँ, ढिंडोरा पिटना है। आपकी कंपनी का जो बोर्ड रिपोर्ट बना है ना, उसमें लिखो कि हमने CSR कमेटी बनाई है और CSR कमेटी में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, ठीक है। ठीक है सर, तो डिस्क्लोजर दिया आपने किसके अंदर? बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोजर दिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर CSR कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, माफी,
माफी सीएसआर कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कब? अगर आपका जो अमाउंट ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर है ना वो सिर्फ 50 लाख तक का है, उससे ज्यादा नहीं है, तो आपको तो सीएसआर कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो सीएसआर कमेटी नहीं रहेगी, फिर सीएसआर कमेटी का काम कौन करेगा? जो बाकी के डायरेक्टर हैं, दे विल एग्जीक्यूट, दे विल डिस्चार्ज ऑल द फंक्शन ऑफ सीएसआर कमेटी। समझ में आ रहा है? सर सीएसआर कमेटी का क्या फंक्शन है वैसे, बता सकते हो क्या? बिल्कुल सिंपल सा काम है, सीएसआर की पॉलिसी बनाना और वो रिकमेंड करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बराबर। फिर वो डिसाइड करेंगे किस एक्टिविटी में हमने खर्चा करना चाहिए सीएसआर के लिए, जो शेड्यूल 7 में दिए। समझ में आ गया सर? फिर वो बताएंगे कि कितना खर्चा, ऐसा भी थोड़ी ना है कि एक्टिविटी में पूरा पैसा डालो, है ना? तुम्हारा आ रहा है मानो 40 करोड़ रुपए तुमको डालना है सीएसआर एक्टिविटी में, तो आधा इधर आधा उधर आधा वैसा, तो आप अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ सीएसआर एक्टिविटी वो भी बताओगे, ठीक है? जैसे फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस का बाइफरकेशन करता है ना, किधर कितना सेक्टर को डालना है, वैसे। और बाद में मॉनिटर करना है टाइम टू टाइम, बराबर, टाइम टू टाइम, कि ये लोग प्रॉपर सीएसआर पॉलिसी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दैट्स इट। क्या था? सीएसआर पॉलिसी डिसाइड करना, रिकमेंड करना, एक्टिविटी डिसाइड करना, खर्चा बाइफरकेट करना, और लास्ट में उसको मॉनिटर करना, देख करना, ठीक है? अगर आपने सीएसआर कमेटी नहीं बनाई तो ये फंक्शन कौन डिस्चार्ज करेगा? बोले रेस्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल डिस्चार्ज ऑल द फंक्शन, बराबर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ड्यूटी क्या रह जाएगा? बोले इसके अलावा पॉलिसी उन्होंने दिया, आपने अप्रूव करना, एक्टिविटी उन्होंने बताई, उसको अंडरटेक करना, उसको एग्जीक्यूट करना, बराबर। और प्रेफरेंस दो, बोले लोकल एरिया को रादर देन गिविंग आउटसाइड एरिया, लोकल एरिया को पहला प्रेफरेंस दो। क्लियर है बच्चों? लॉजिकली एकदम, यस और नो? तो हमने देखा सीएसआर एप्लीकेबल कब होता है, सीएसआर एप्लीकेबल होने के पहले कमेटी बनाओ, कमेटी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब बात आती है कि सर एक्टिविटी क्या होनी चाहिए सीएसआर के अंदर। तो एक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ आपको अमाउंट वगैरह सारे प्रैक्टिकल कैलकुलेशन बताए थे। हम लोग बात करते हैं सीएसआर की एक्टिविटी क्या होनी चाहिए। बोले कुछ एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कुछ एक्टिविटी सीएसआर एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो सीएसआर एक्टिविटी नहीं मानी जाएंगी? सुनो, सीएसआर डेफिनेशन एक्सक्लूड एक्टिविटी अंडरटेक आउटसाइड इंडिया। अगर तुम खर्चा, अरे बोला है प्रेफरेंस लोकल एरिया को दो, उन लोगों ने तुमको ग्रो किया, तुम खर्चा इंडिया के बाहर जाके कर रहे हो, मतलब खा इधर रहे हो और मजे बाहर वाले लेंगे, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन अपनी जो नेशनल स्पोर्ट, मतलब अपने जो स्पोर्ट प्लेयर है, इनको आप ट्रेन करने के लिए इंडिया के बाहर जाके खर्चा कर रहे हो, वो चल जाएगा, ठीक है? हाउएवर द ट्रेनिंग स्पोर्ट पर्सन, नेशनल इंटरनेशनल लेवल वाला, ठीक है, उनको आउटसाइड इंडिया आप खर्चा करो उनके ऊपर, तो चल जाएगा, वो सीएसआर एक्सपेंडिचर माना जाएगा। अगर आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करोगे, क्या वो सीएसआर एक्सपेंडिचर माना जाएगा? आंसर इज नो, है ना? मतलब हमने बोला है समाज सेवा करो, पार्टी की सेवा नहीं करना है, पार्टी की सेवा नहीं करना है। अगर तुम एक्टिविटी अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए करोगे तो दैट विल नॉट बी कंसिडर। हॉस्पिटल हमारे एम्प्लॉय का, स्कूल हमारे एम्प्लॉय के बच्चों का, स्विमिंग पूल हमारे एम्प्लॉय का, ऐसा नहीं चलता। एम्प्लॉय के लिए कुछ कर रहे हो, दैट इज नॉट सीएसआर एक्टिविटी, ठीक है? एक्टिविटी इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब तुम्हारा धंधा क्या है, समझ लो एक एग्जांपल, तुम कंपनी हो, एक टेक कंपनी मान के चलो, सॉर्टिंग एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अनअकैडमी। अब ये बोलती कि हम एक काम करते हैं, हम है ना 1 लाख बच्चों को फ्री सब्सक्रिप्शन देंगे, ऐसा नहीं चलता मेरे भाई। अपने धंधे से हटके लोगों का भला करो। समझ में आ रहा है? वो फिजिक्स वाला बोलता मैं भी बोले 2 लाख बच्चों को करूंगा, अनअकैडमी 1 लाख को दे रही, तो ऐसा नहीं चलता। उसको भी समझ समझा समझा के थक गए, तू भी समझ नहीं रहे, बराबर। ऑर्डिनरी बिजनेस में मत करो, बाहर वाले दूसरे बिजनेस में करो। लेकिन हमने एक ऑर्डिनरी बिजनेस को अलाउ किया। वो ऑर्डिनरी बिजनेस क्या था? बोले देखो, कोरोना आया, हम लोग कोरोना से बहुत डर गए, बराबर, महामारी, बहुत लोग मर रहे थे। तो बोले फार्मास्यूटिकल कंपनी को अगर सीएसआर एप्लीकेबल है तो वो खर्चा बाहर करेगी। बोले सुनो, आज तुम हमारे लिए भगवान हो, तुम जो खर्चा कर रहे हो वो खुद के ऊपर करो, किसी और के ऊपर मत करो। वो खर्चा आप खुद के ऊपर करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करो, तो उसको हम सीएसआर मान लेंगे। बोले मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी, आपको सीएसआर एप्लीकेबल है, आपको 1 करोड़ सीएसआर एक्सपेंडिचर बाहर दूसरे बिजनेस में डालने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, खुद के रिसर्च डेवलपमेंट में डाल दो, हम आपको मानेंगे कि वो परफेक्ट सीएसआर एक्सपेंडिचर है, ठीक है? लेकिन एक कंडीशन है, क्या? जो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो वो इंडिया के किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के साथ में करना। और यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिकली केस बताया था, ठीक है, कि भाई सीरम इंस्टीट्यूट, और उसके बाद में दूसरा क्या एग्जांपल दिया था मैंने आपको, बायोटेक। इसमें से एक ने किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में और एक ने किया आईसीडीआर आईसीएमआर के साथ में। तो जो आईसीएमआर के साथ में खर्चा किया है दैट इज कंसिडर एज सीएसआर एक्सपेंडिचर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों के साथ में किया, दैट विल नॉट कंसिडर एज सीएसआर एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है?
चलो एनीवे कम टू द पॉइंट, रेगुलर क्लास में डिटेल में बताएं। एक्टिविटी सपोर्टेड बाय द कंपनीज ऑन द स्पॉन्सरशिप बेसिस, मतलब क्या होता है सुनो, एक कोई बड़ी अच्छी चीज हो रही है इंडिया के अंदर, मतलब बढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया, नया कंसेप्ट, भगेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। कोई मैराथन हो रहा है जिसके अंदर रिलायंस बोल रहा है कि मैं करता हूँ खर्चा, या फिर मानो एक रीडिंग कंपटीशन है कि भाई कौन फास्टेस्ट रीड करता है, और ये चैलेंज है एक हफ्ते का, कौन ज्यादा बुक रीड करता है, ठीक है। तो सब लोग इन्वॉल्व हो जाओ इसके अंदर, एटलीस्ट आप जीतोगे नहीं तो कुछ पढ़ोगे तो सही, कुछ पढ़ोगे तो जिंदगी में अप्लाई करोगे तो सही, तब ये पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, ऐसा एक लॉजिकली। और सिर्फ एक बुक पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है, ऐसे कुछ तो भी एक्टिविटी हो रहा है जिसको स्पॉन्सर कर रही है रिलायंस, ये वाला चीज क्या माना जाएगा सीएसआर, नहीं बोले क्यों, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े होर्डिंग लगे रहेंगे, रिलायंस रिलायंस रिलायंस, ये तो आपका मार्केटिंग हो गया, ये एक्टिविटी चैरिटी थोड़ी हुई। और लास्ट वाला पॉइंट क्या बोला, ऐसी एक्टिविटी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। अभी मैंने एक फैक्ट्री डाला, फैक्ट्री से एनवायरनमेंट खराब होगा, तो उधर से फैक्ट्री में जो इंस्पेक्टर है वो मेरे को बोलता है कि तेरे को 1,000 प्लांट लगाना पड़ेगा सतीश भाई थी, सुन डोकले। अब मैंने 1,000 प्लांट लगाए, समाज कार्य किया, बोले हाँ ये मेरा सीएसआर है, ये तेरा सीएसआर नहीं है, तेरा स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा था, समझ में, एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन इज नॉट अ सेपरेट कंसिडरेशन, समझ में आ रहा है। चलो, सो दीज आर एक्टिविटी, आग भर के इसको देखो, आग भर के इसको एक बार देख लो, ऊपर से लेके नीचे से, आगे से लेके पीछे से, पूरा देखो, बिकॉज यहाँ से ये सीएसआर के डेफिनेशन से बाहर है, समझ में आ रहा है। हाँ, इसके बाद में क्या बोला है, ये है बोले शेड्यूल 7 के अंदर की कुछ एक्टिविटी। अब इतना याद रखना जरूरी है क्या, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ, सुन लेना छोड़ देना। क्या बोला यहाँ पे, इरेडिक हंगर प्रोवर्टी माल न्यूट्रिशन हेल्थ केयर, अरे लोगों को जो बीमारियां लगी हुई है, भूख लगी हुई है, दारिद्रता आई है जिंदगी में, इनको दूर दूर करने के लिए अगर तुम कुछ कर रहे होगे तो वो सीएसआर माना जाएगा, है ना। या नहीं कुछ हो रहा है तुमसे, स्वच्छ भारत कोष सेटअप, एक फंड सेटअप किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसमें तुम पैसा डाल दो, सीएसआर कर लिया, माना जाएगा, समझ में आ रहा है। अगर आप एजुकेशन कर रहे हो, इनहांस कर रहे हो वोकेशनल स्किल, मतलब सर एजुकेशन कौन सा एजुकेशन, सर कोई भी एजुकेशन, मतलब वो एजुकेशन में, अरे हर एक एजुकेशन, है ना, हर एक एजुकेशन आता है। आप प्रमोट कर रहे हो जेंडर इक्वालिटी, बराबर, इंपावरिंग वुमेन कर रहे हो, ये भी सीएसआर एक्टिविटी, सेटअप द होम्स हॉस्टल्स, बराबर, ये सब सीएसआर है। उसके बाद में इंश्योर क्या बोल रहे हैं, इन्यूमरेटेड सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल इकोलॉजी, मतलब आप क्या कर रहे हो, जैसे क्लीन गंगा यहाँ पे एक फंड क्रिएट करके रखा है, वो फंड भी क्या है, तो बोलिए ये भी सीएसआर एक्टिविटी है, मतलब। इसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ नेशनल हेरिट, मतलब प्रोटेक्शन, सॉरी प्रोडक्शन नहीं, प्रोटेक्शन कर रहे हो नेशनल, जो है बोलते हैं ना अपन, ये अपने इंडिया की खासियत है, बराबर। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह, तो जो चीजें हैं, इन सारी चीजों को मेंटेन करके रखना, हेरिटेज, बराबर, कल्चर के अपने, बराबर, इनको रिस्टोर करना, अब जो चीजें टूट चुकी है, बराबर, उसको रिस्टोर कर रहे हैं। जैसे नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी, अगर आपको पता होगा तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। तो उसके समय में क्या हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी का नाम तुमने सुना होगा, ठीक है। तो दैट पर्सन डिस्ट्रॉय द एंटायर तक्षशिला एंड नालंदा यूनिवर्सिटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक ही इज अलाउद्दीन खिलजी ओनली, ठीक है। क्या, तो बीमार हो गया था, कोई वे आउट नहीं था, और वहाँ का एक बंदा था जिसने बोला था मैं तेरे को बिना कुछ टच वच किए मैं तेरी बीमारी को सुधार दूंगा। बोला कैसे, अरे इट इज अ बिगेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड, है ना, तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी उसके अंदर। तो उन्होंने क्या किया था, बोले तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे को कुरान पढ़ना है, उसको कुरान दिया पढ़ने के लिए, ठीक है। और उसके अंदर उसने दवाई लगा के रखी थी एक पेज को, अब वो जो लगाता था उससे वो दुरुस्त हो गया, मतलब सही हो गया, हेल्थ उसकी अच्छी हो गई। फिर बोले यार इनके पास ऐसा है ज्ञान है, ये है वो चीज़ है, खत्म कर देंगे बोले सब कुछ, एंड ही इज नॉट अ वन जिसने डिस्ट्रॉय किया, इसके पहले भी कुछ लोगों ने ट्राई किया था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये सक्सेसफुल हो गया। एंड इट टुक अराउंड 3 मंथ टू डिस्ट्रॉय ऑल द बुक्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद में एपीजे अब्दुल कलाम ने फिर से कोशिश किया, बोले हम लोग फिर से उस यूनिवर्सिटी को जागरूक करेंगे, और फिर से वो शुरू किया, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है, रिस्टोरेशन ऑफ द बिल्डिंग अगर कर रहे हो, रिस्टोरे, ये सारी चीज़ें सीएसआर में कंसिडर हो सकती है। उसके बाद में क्या लिखा है, अब मेरा आर्म फोर्स बेनिफिट, अच्छा कोई लोग सेना में इन्वॉल्व है, उनकी जो और मतलब वाइफ है, अगर वो शहीद हो चुके तो वो वीडियो बन जाएंगे, या फिर वॉर के समय में हेल्प कर रहे हो उन लोगों को, उनके डिपेंडेंट को हेल्प कर रहे हो, तो दैट इज गुड, है ना, सीएसआर। या आप स्पोर्ट को प्रमोट कर रहे हो, रूरल एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हो कोई अच्छी नेशनल लेवल पे, तो अच्छी बात है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएम केयर, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, आपको याद होगा थोड़ा सा अच्छे से, है ना। हाँ, सीएम केयर फंड को मत डाल देना, है ना
यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, मतलब सिर्फ मोदी जी को दो तो चलेगा, सीएम को दो तो नहीं चलेगा। कंट्रीब्यूट द टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर। अब इंक्यूबेटर मतलब क्या, आईएम आईआईटी ऐसे जो कॉलेज होते हैं ना, इनके एक रिकॉग्नाइज इंक्यूबेटर होते हैं। ये अगर साइन दे दे तो आपको स्टार्टअप का दर्जा मिल जाता था, अब वो हटा दिया बोलना स्टार्टअप के लॉ में से। तो इंक्यूबेटर, इनको अगर आप सपोर्ट कर रहे हो, इंक्यूबेटर सेंटर होता है वेरी गुड रूरल डेवलपमेंट या स्लम डेवलपमेंट, या फिर क्या बोल डिजास्टर मैनेजमेंट, कहीं पे कुछ बाढ़ बाढ़ आ गई वहां पे तुम खर्चा पानी कर रहे हो, दीज आर एक्टिविटी विच आर कंसिडर एज अ CSR एज पर शेड्यूल 7। आई होप यू अंडरस्टैंड। याद रखना है सर, बिल्कुल नहीं रखना है बच्चों, मैं आपको समझा रहा हूँ और एकदम आराम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यस। अब सर हमने ये भी समझ लिया, देखो आपने बोला था कि CSR शुरू कर रहे हैं ना, कमेटी बनाना। सर कमेटी के बारे में मैं समझ गया, 3 लोग होने चाहिए, एक आईडी होना चाहिए। अगर आईडी है ही नहीं कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो 2 लोग होने चाहिए। सर CSR कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं है अगर हमारा खर्चा जो CSR एक्सपेंडिचर का है वो 50 लाख से कम वाला है। बहुत बढ़िया सर। CSR एक्टिविटी में क्या आता है क्या नहीं आता है, एज पर शेड्यूल 7 मैंने आपको बता दिया, खत्म। सर CSR एक्सपेंडिचर, अब बच्चों सुनो, बहुत बड़ा गलती करते हैं, बहुत बड़ा गलती करते हैं लोग CSR एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने में। क्या होता है CSR एक्सपेंडिचर कितना करना है, बोले 2% ऑफ एवरेज 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट होगा। मतलब यहाँ पे बच्चा क्या करता है, देखो फाइनेंशियल ईयर दिया आपको 19-20 21 और 21-22, ठीक है। तो ये 3 फाइनेंशियल ईयर बच्चा इनका एवरेज तो मार डालता, डिवाइडेड बाय 3, इसको मल्टीप्लाई बाय 2% करना भूल जाता। समझ में आ रहा है। CSR कभी भी निकालना है तो पहले एवरेज निकालो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2% से मल्टीप्लाई करो। हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, वो इतना खुश जाते हैं CSR एक्सपेंडिचर 70 करोड़, नहीं रे ढोकले, इसके आगे तेरे को 2% से मल्टीप्लाई करना है, ये मत भूल जाना। मेजोरिटी बच्चा ये पॉइंट भूल जाता है, मेजोरिटी बच्चा, ठीक है। सर अगर मेरी कंपनी ऐसी है जिसको CSR एप्लीकेबल हुआ बराबर, लेकिन पहले साल उसको जो प्रॉफिट हुआ ना वो 50 करोड़ का हुआ, मतलब एवरेज निकालो, फिर यहाँ पे 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर उसको लास्ट ईयर उसका जो प्रॉफिट था वो 30 करोड़ निगेटिव था, बट उसका नेटवर्क ज़्यादा था, इसकी वजह से CSR एप्लीकेबल हो। तो बोले सुनो, इसका एवरेज निकालोगे तो ये प्लस करना, ये प्लस करना, ये माइनस कर देना। समझ में आया। हाँ सर सुनो, मेरे को CSR एप्लीकेबल तो हुआ, ठीक है, लेकिन मेरे पास 3rd ईयर का डेटा ही नहीं है, मतलब 2 ही साल का डेटा है, ये 2 ही साल का नेट प्रॉफिट, 2 ही साल हुए कंपनी को बन के, डिवाइडेड बाय 2 करो और मल्टीप्लाई बाय में 2% करो। समझ में आ रहा है। सर तीनों साल पिछले लॉस था, फिर तो आपको CSR एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला है, प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालो, एवरेज आउट करो, उसको मल्टीप्लाई 2% इज योर CSR एक्सपेंडिचर। समझ में आया। यस सर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, कंपनी नॉट कंप्लीटेड 3 ईयर फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, तो आप 2% किसका निकालोगे, एवरेज। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, 20-21 4 करोड़ 56 करोड़, तो एवरेज कैसे निकालो, 60 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2%, तो आपका निकलेगा CSR एक्सपेंडिचर। और देखो जितना डिटेल क्लास में मैंने पढ़ाया था, मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों ने काफी दिन से पढ़ानी है, ठीक है। अब मिनिमम अमाउंट जो आपको CSR पे स्पेंड करनी, दैट इज 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। मार्क माय वर्ड, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, है ना। इफ पेड इन एक्सेस, अगर मैंने एक्सेस में पेड किया तो क्या होगा, यू कैन क्लेम सेट ऑफ फॉर कमिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। मतलब यहाँ पे मैंने उसका भी एग्जांपल दिया था कि आपका CSR एक्सपेंडिचर आ रहा था कितना, एक्सपेक्टेड था आपसे 2 करोड़, आपने खर्चा किया कितना, 5 करोड़। अगले साल आपका एक्सपेक्टेड खर्चा था कितना, 2 करोड़, आपने पूरा खर्चा कितना किया, 2 करोड़। आपने सेट ऑफ नहीं क्लेम किया, अगले साल एक्सपेक्टेड खर्चा था 3 करोड़ और आपने एक्चुअली खर्चा कितना किया, 3 करोड़। समझ में आ रहा है। अब ये जो 5 करोड़ में से आपका 3 करोड़ बाकी है ना, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेड था इनिशियली 2 करोड़, आपने किया 3 करोड़। तीसरा फाइनेंशियल ईयर एक्सपेक्टेड था 2 करोड़ और आपने 2 करोड़ एक्चुअल जो खर्चा किया वो कहाँ से किया, जो आपके पास कैरी फॉरवर्ड में सेट ऑफ पड़ा था 3 करोड़ का, अब 1 करोड़ लैप्स हो गया। क्यों, क्योंकि जो आपने एक्सेस खर्चा किया था वो आपको अगले 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में यूज करना था, तो यूज कर लेना चाहिए था। समझ में आया। हाँ नेक्स्ट पॉइंट आता है, इफ कंपनी, अब आपको क्या बोला है सुनो, CSR जिस साल एप्लीकेबल हुआ 21-22 में एप्लीकेबल हुआ, तो बोले सुनो 22-23 के अंदर आपने CSR का पूरा खर्चा कर लेना चाहिए था। आपने CSR का खर्चा कितने दिन के अंदर, अगले साल पूरा खर्चा कर लेना चाहिए था। क्वेश्चन आता है कि सर मेरा पूरा खर्चा नहीं हुआ, मेरा पूरा खर्चा नहीं हुआ, डिस्क्लोजर करो बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, बराबर। और अभी आपको CSR एप्लीकेबल हुआ मान के चलो 21-22 के अंदर, और आपने खर्चा नहीं किया, कब, 22-23 में आपने खर्चा करना चाहिए था, आपने खर्चा नहीं किया, तो बोले बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर दोगे और आने वाले 6 मंथ में इसको डाल दो, बोले वो PM केयर फंड
वो गंगा क्लीन गंगा कोष फंड था ना, तो 6 मंथ एंड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांसफर कर दो शेड्यूल 7 के फंड में, क्लीन गंगा, स्वच्छ भारत, पीएम केयर एक्सेट्रा, उसमें डाल दो। समझ में आया? मानो आपका खर्चा जो था वो एक साल में हो ही नहीं सकता है, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं एक बड़ी सारी बिल्डिंग बना रहा हूँ जिसको सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना रहा हूँ, मैं दूसरी बड़ी सारी बिल्डिंग बना रहा हूँ जिसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को कॉलेज में स्कूल में पढ़ाने के लिए बिना फी लेके बचपन से लेके उसका ग्रेजुएशन तक मैं कवर कराऊंगा। तो आपका प्रोजेक्ट छोटा नहीं, आपका प्रोजेक्ट बड़ा है, एक साल में खर्चा तो नहीं होगा। तो बोले सुनो, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको, है ना। तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, डिस्क्लोज करो बोर्ड रिपोर्ट में एक साल में हमारा खर्चा नहीं हुआ है, ठीक है। सेकंड चीज, जिस जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, आपने 30 दिन के, इसका नीचे एक डायग्राम बनाया, यू विल अंडरस्टैंड, डोंट वरी। जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, आपका खर्चा हुआ क्या? नहीं, प्रोजेक्ट बड़ा है ना, 30 दिन के अंदर उसको डाल दो अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट, अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट के अंदर, ठीक है। और उसके नेक्स्ट और उसके 3 फाइनेंशियल ईयर में आपने पूरा खर्चा कर लेना है। अगर 3 फाइनेंशियल ईयर में भी आप पूरा खर्चा नहीं कर पाए तो फिर उसको डाल दो शेड्यूल 7 के फंड के अंदर। अभी एक चार्ट के थ्रू समझो, लिमिट आपको एप्लीकेबल हुआ 22-23 में, खर्चा करना चाहिए था अपना 23-24 में, आपने खर्चा नहीं किया, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है क्या? नहीं है। तो एक काम करो, 6 मंथ के अंदर 30 सितंबर आता है फाइनेंशियल एंड से, उसको डाल दो कहाँ पे? फंड जो शेड्यूल 7 में दिए। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है क्या? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, हाँ। तो बोले 30 दिन, तो 31 मार्च 2024 से लेके 30 अप्रैल 2024 बराबर 30 दिन में उसको डाल दो सीएसआर अकाउंट में। ये ईयर था 23-24, इसके आगे के 3 साल 24-25, 25-26 और 26-27 यूज, उसको यूज करो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। और फिर भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ इस साल के एंड तक में, डाल दो पैसा किधर? सीएसआर फंड के अंदर। अब इसके अंदर अगर आपने कुछ एक्टिविटी करते करते प्रॉफिट जनरेट हो गया आपको, तो वो पैसा आपका पैसा नहीं है, वो सी उसको रीअप्लाई करो एक तो इसी एक्टिविटी में, या उसको भी डाल दो फंड के अंदर, ठीक है। तो पनिशमेंट नहीं करोगे तो कंपनी आपको पनिशमेंट है, लोअर ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अमाउंट जो आपको ट्रांसफर करना था बराबर, और 1 करोड़, मतलब 2 टाइम आपको 4 करोड़ स्पेंड करने थे, तो 4 करोड़ के 2 करोड़ पे स्पेंड करने थे, तो उसका टॉइस कितना हुआ? 4 करोड़ एंड 1 करोड़, विच एवर इज लोअर 1 करोड़ बराबर। ऑफिसर इन डिफॉल्ट 1/10 ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर एंड 2 लाख विच एवर इज लोअर। इसके बाद में आता है डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट, क्या? वो सीएसआर कमेटी का कंपोजिशन का और सीएसआर पॉलिसी बोर्ड रिपोर्ट में बताना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये सेक्शन 135 सीएसआर एप्लीकेबल कब होता है, उसकी ड्यूटी कंपोजिशन बराबर। सबसेक्शन 2 बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर। सबसेक्शन 3 ड्यूटी ऑफ सीएसआर कमेटी क्या क्या होती है हमने देखा। ड्यूटी ऑफ बोर्ड क्या होता है? वो पॉलिसी मिलेगा उसको कंसिडर करना, अंडरटेक करना। सीएसआर एक्सपेंडिचर कितना स्पेंड करना है, सबसेक्शन 5 में लिखा है। सबसेक्शन 6 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है। पनिशमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर कि वो जनरल और स्पेशल डायरेक्शन दे सकता है कंपनी को, क्लास ऑफ कंपनी को सीएसआर के बारे में। एग्जाम्पशन दिया है, ड्यूटी टू कंपोज सीएसआर कमेटी 50 लाख के नीचे का एक्सपेंडिचर। अब रूल की बात में हमने एक्टिविटी देख लिया, लास्ट वाला पॉइंट, नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे? नेट प्रॉफिट निकालेंगे सेक्शन 198 के हिसाब से, ठीक है। लेकिन इस नेट प्रॉफिट में 2 चीजें एक्सक्लूड करना, क्या? अगर आपको फॉरेन कंपनी से कोई इनकम जनरेट हुआ है, मतलब आपकी कोई फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया है और वहां से आपको कोई प्रॉफिट आ रहा है, तो बोले उसको हम अपने नेट प्रॉफिट में मत लेना। क्यों? क्योंकि वो पैसा तुमने इंडिया में रह के इंडिया के लोगों से नहीं कमाया, किसी और का हमें उधारी नहीं चाहिए, किसी और का हमें उपकार नहीं चाहिए। तो बोले फॉरेन कंपनी जो होगी ना, उसका प्रॉफिट एक्सक्लूड कर देना। और दूसरा, अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है ऐसी कंपनी से, एक कंपनी को डिविडेंड मिल रहा है इस कंपनी को, तो इसको सीएसआर एप्लीकेबल हुआ है। इसका जब नेट प्रॉफिट निकालोगे ना, तो इस डिविडेंड इनकम को एक्सक्लूड करना कब? अगर जिस कंपनी से मिल रहा है उसको सीएसआर एप्लीकेबल है, क्योंकि उसने सीएसआर एक्सपेंडिचर करके खर्चा साइड में निकाल के तेरे को डिविडेंड दिया है ना। तो ये डिविडेंड पे ऑलरेडी सीएसआर एक्सपेंडिचर हो चुका है, ऐसा माना जाता है। तो आप अपने नेट प्रॉफिट में से इस डिविडेंड को कर देना एक्सक्लूड। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, कि अगर कोई फॉरेन कंपनी का ब्रांच ऑफिस और प्रोजेक्ट ऑफिस इंडिया के अंदर है, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट जब निकालोगे तो एक्सक्लूड करोगे फॉरेन कंपनी से आई वाली इनकम को। खत्म करते हैं। अब लास्ट में सेट ऑफ मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, कि अगर आपको ने कुछ सरप्लस खर्चा कर लिया तो आप सेट ऑफ ले सकते हो। कब? नेक्स्ट 3 सक्सीडिंग ईयर के अंदर उसका सेट ऑफ ले सकते हो, ठीक है। यस सर। सीएसआर इंप्लीमेंटेशन, बस सीएसआर खत्म हो गया। 2 पॉइंट आपको पता करने हैं सीएसआर के बारे में। सीएसआर इंप्लीमेंट कैसे करोगे? कंपनी आप सीएसआर एक्टिविटी करोगे, कैसे करोगे? एक तो खुद करो, या फिर किसी सेक्शन 8 कंपनी या ट्रस्ट या सोसाइटी जो रजिस्टर है, जिसको मैनेज कौन करता है? एक तो खुद कंपनी मैनेज कर रही बनाई है, या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बनाई है, या किसी थर्ड पर्सन ने बनाया है लेकिन जिसका 3 साल सीएसआर के अंदर ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके थ्रू करा सकते हो। या फिर क्या बोल सकते हैं, खुद की किसी प्राइवेट एजेंसी को भी आप दे सकते हो, ठीक है। लेकिन कंडीशन है कि ये जो एजेंसी जिससे आप सीएसआर करा रहे हो,
इनके पास दे आर रजिस्टर्ड एंटिटी, उन्होंने CSR 1 फॉर्म भरा होना चाहिए। लास्ट में कंपनी, आप किसी और कंपनी के साथ में भी CSR के लिए कोलैबोरेट कर सकते हो, उसको भी एप्लीकेबल, मेरे को भी एप्लीकेबल है, लेकिन मेक श्योर दोनों की कमिटी अलग होना चाहिए, दोनों की बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर अलग होने चाहिए, और कंपनी में एंगेज इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, तुम हमारे लिए CSR एक्सपेंडिचर करो, ठीक है, हमारा मतलब चेक ये करो CSR। लास्ट CSR एक्सपेंडिचर की ये बात ऑलरेडी हो चुकी है, जो सरप्लस आया हुआ है उसको एक तो प्रोजेक्ट में यूज करो, या फिर CSR अनस्पेंड CSR अकाउंट में डाल दो, या फिर आगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, CSR के लिए तुमने कमेटी बनाई, तो क्या उन लोगों को हम लोग खर्चा पानी दोगे क्या? बोले हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर बट नॉट एक्सीडिंग 5% ऑफ CSR एक्सपेंडिचर। CSR एक्सपेंडिचर 1 करोड़ है तो 5 लाख तक का ठीक है, पर चलेगा, उतना दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। लास्ट एनुअल एक्शन प्लान क्या होता है? आप आपका लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट किधर कौन से प्रोजेक्ट में डाले हो, मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे कर रहे हो, बराबर, कैसे पैसे यूज कर रहे हो, मॉनिटर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म क्या है तुम्हारा, और इम्पैक्ट असेसमेंट। इम्पैक्ट असेसमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है। इम्पैक्ट असेसमेंट क्या बोलता है कि देख कंपनी, तुझे इम्पैक्ट असेसमेंट कराना पड़ेगा, मतलब तूने बहुत बड़ा क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया है, और तेरा जो प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट है ना, और लास्ट 3 साल का है, वो एवरेज 10 करोड़ से ज़्यादा जा रहा है CSR एक्सपेंडिचर। एक काम कर, तू सिर्फ खर्चा कर रहा है, उसका कोई सोसाइटी में बदलाव भी आ रहा है, ये तो इम्पैक्ट असेसमेंट कर। जैसे रिलायंस ने किया था पानी फाउंडेशन का, कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है उनका बोल के, ठीक है। तो CSR प्रोजेक्ट किस हर एक CSR खर्चे का करना है क्या, नहीं बोले, देखो अपने 10 प्रोजेक्ट लिए, देखो कौन से प्रोजेक्ट के अंदर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे डाले, और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर 1 साल हुआ है, तो फिर उसका इम्पैक्ट असेसमेंट करो, कुछ मतलब अच्छा हुआ भी कि नहीं हुआ। रिलायंस ने, आमिर खान ने, देखना एक बार। और लास्ट में इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए हम किसी और को एंगेज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उनको पैसा दे सकते हैं, हाँ दे सकते हो 5%। अच्छा ये चेंज हो गया, ये अमेंडमेंट आ गया, हो गया, पहले मैंने लोअर ऑफ पढ़ाया था, अब ये लिख लो हायर ऑफ, अपनी नोट्स में चेंज कर लेना। हायर ऑफ मतलब, देखो यार तुम खर्चा ऑन एन एवरेज 10 करोड़ का कर रहे हो, है ना, और वो क्या हो रहा था, जो एजेंसी वो रेडी नहीं हो रही थी 50 लाख रुपए में काम करने के लिए, इसलिए इन्होंने बोला 5% ऑफ CSR एक्सपेंडिचर। आप 10 करोड़ का कर रहे हो तो उसका 5% निकालो, है ना, या मानो आप 100 करोड़ का कर रहे हो तो उसका 5% कितना आ जाएगा, 5 करोड़, और 50 लाख, विच एवर इज हायर, उतना आप उन एजेंसी को दे सकते हो जो आपके लिए CSR का इम्पैक्ट असेसमेंट कर रही है, ठीक है। एंड विद दिस क्वेश्चन वी आर डन विद द एंटायर CSR। It means guys we are done with the entire account chapter, we are done with the entire CSR chapter, that's it। I think there is no problem, no doubt at all। मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, आज भी अपना बहुत डिटेल में हो चुका है, क्वेश्चन आंसर आई विल शेयर विद यू, उतने क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, दैट इज मोर देन इनफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।